अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाज़रीन, आम इंतखाबात के लिए नामजदगी फार्म जमा कराने के वक्त जो है वो ख़त्म हो गया है। इससे पहले जो इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी किया था उसके मुताबिक 22 दिसंबर तक तमाम जो उम्मीदवार हैं उन्होंने नामजदगी फार्म जमा कराने थे, लेकिन 2 रोज़ की तोसी की गई थी। अब वो वक्त भी ख़त्म हो गया है। अब कल से इलेक्शन कमीशन ने जो नामजदगी फार्म जमा हुए हैं उनकी स्क्रूटनी का अमल जो है वो शुरू करना है। लेकिन इंतखाबात के हवाले से जो हमने देखा कि तहरीक इंसाफ को तहफ़्फ़ुज़ात थे, इवन यहाँ तक कि ये भी इल्ज़ाम आयद किया गया कि नामजदगी फार्म जमा कराने के वक्त उनसे नामिनेशन पेपर्स जो हैं वो भी छीने गए। और इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो वो ये भी इल्ज़ाम आयद करते हैं कि उनके उम्मीदवारों को गिरफ्तार भी किया गया। तहरीक इंसाफ को जहाँ नामजदगी फार्म जमा कराने में चैलेंजेस दरपेश थे जो उन्होंने दावे किए, वहीं पर बल्ले का निशान वापस लेने के बाद उनको कई मुश्किलात जो हैं वो दरपेश हैं। लेकिन इसी मामले पर हमने एतजाज़ एहसन साहब से बात की थी तो वो बड़ा मुतमईन और कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे थे कि अगर इलेक्शन कमीशन का फैसला उनके खिलाफ आ भी जाता है तो बल्ले का निशान वापस के लिए तहरीक इंसाफ के पास 2 से 3 ऑप्शन मौजूद हैं और बल्ले का निशान जो है वो वापस आ सकता है। एतजाज़ एहसन साहब ने क्या कहा था, पहले वो सुन लेते हैं। 2-3 ऑप्शन हैं जो मैं जिक्र नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि अगर किसी ने मेरे साथ, अब वो मेरा एसोसिएट जो था अब भी है, वैसे मेरी तरफ से तो गौर खान, उसके साथ अगर मैंने कुछ शेयर किए में आइडियाज़ तो वो मैं नहीं तैयार ना बता सकूँगा, पर हैं आखिरकार ख़त्म तो नहीं हो जाता, कोई एलिमिनेट नहीं हो जाता। बल्ले का निशान भी उतर भी गया तो बल्ले का निशान और तरीके से आ सकता है वहाँ। नाज़रीन, एतजाज़ एहसन साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। अब बल्ले का निशान वापस लेने समेत जो इस वक्त मुख्तलिफ इशूज़ हैं कि कौन सी जमात किसके साथ और कहाँ कहाँ इत्तेहाद करने जा रही है, फिर खैबर पख्तूनख्वा में सियासी जमातों को क्या चैलेंजेस दरपेश हैं, हम इसी पर बात करेंगे। ANP के सूबाई सदर अहमद वली खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम निकाला। जो तहरीक इंसाफ के तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ख़ास तौर पर बल्ले का निशान वापस लेने के हवाले से, ख़ास तौर पर अवामी नेशनल पार्टी इस फैसले को कैसे देखती है? आप समझते हैं कि जो तहरीक इंसाफ के तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दुरुस्त हैं? थैंक यू वेरी मच नादिर भाई। मेरे ख्याल में नादिर भाई दिस वाज राइटिंग ऑन द वॉल, ये होना ही था। और सिर्फ टाइमिंग की बात थी, ये कब होता है। और जो है असल में देखें, PTI को मैं समझूंगा कि आप PTI को रिवायती पार्टियों के साथ ना जोड़ें, PTI को एक अलग एंगल से देखें। ये PTI तो मेरे ख्याल में ऐसी पार्टी थी जो एक सीट भी नहीं जीत सकती थी, ये तो इन्हीं इदारों ने इसको इधर तक पहुंचाया और उन्हीं के खिलाफ होके अभी वही जो हशर नशर कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में इट वाज राइटिंग ऑन द वॉल। और PTI अगर आज ये रोना रो रही है, काश अगर ये उस वक्त ये चीखें मार लेते जब ये सब कुछ इनके लिए हो रहा था तो फिर भी हमें कोई समझ आ जाती है। अभी तो खैर, अभी तो जो है मेरे ख्याल में ठीक हो रहा है। लेकिन अहमद वली खान साहब, अब जो तहरीक इंसाफ तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रही है कि हमारे कारकुनान को उठाया जा रहा है, हमारे कारकुनान को कॉल्स आ रही हैं, नॉमिनेशन फॉर्म जमा नहीं हो रहे। हमने देखा है कि माजी में आपके सीनियर रहनुमा जो हैं वो बख्तरबंद गाड़ियों में वोट डालने जाते थे, इलेक्शन कैंपेन नहीं चला सकते थे। आप बताएंगे कि 2013 और 18 के इंतखाबात में ANP को क्या उस वक्त मुश्किलात थी? क्या उस वक्त आपके लिए भी ऐसा कुछ माहौल था? भाई हमारे साथ तो जो हो रहा था वो तो इनके साथ तो अभी वो हुआ नहीं है। और मैं चाहूँगा कि मैं किसी के लिए भी ये सोच भी नहीं सकता कि उनके साथ हो। हम तो जनाजे उठा रहे थे, हमारे ऊपर तो धमाके हो रहे थे, हमारे तो लीडरान से लेके वर्कर्स तक सीने चली वली और लथपथ थे, खून में शोधा की तादादें थी और हम जनाजे कर रहे थे और लोग इलेक्शन कर रहे थे। और इनके साथ जो हुआ है ये तो अभी मतलब कि इनका अपना करना था, जो इन्होंने किया उसका इनको मिल रहा है। अब मतलब कि किसने इनको कहा था कि इस हद तक जाए। लेकिन सर, इस वक्त अगर मौजूदा माहौल में इंतखाबात होते हैं जो कि काजी फायद ईसा साहब ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो मौजूद है, अगर 8 फरवरी को इंतखाबात होते हैं तो आप PTI की कितनी स्ट्रेंथ आप देखते हैं कौमी असम्बली के अंदर या फिर सूबाई असम्बली के अंदर? PTI तो खत्म हो गया जी। PTI मुर्दों को किसी ने देखा है क्या? मुर्दे तो बस गाड़ लिए जाते हैं। अभी तो उसका जनाजा भी शायद पढ़ लिया गया हो। PTI तो कल खत्म हो गया। PTI एज इन ऑफ PTI मैं तो एक को भी नहीं देखता। मतलब आप समझते हैं कि इतना मजबूत केस है कि अदालतों से रिलीफ नहीं मिलना PTI को? नहीं, मेरे ख्याल में केस, और अगर आप आजकल के हालात और माहौल को भी देख लें तो नहीं मिलेगा। हाँ। अच्छा, लेकिन सर हमने देखा कि मौलाना साहब जो हैं वो बड़े एक्टिव थे, ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से। फिर
उनके सिक्योरिटी थ्रेट्स के हवाले से जो बातें हुई। अभी आप खैबर पख्तूनख्वा में ओवरऑल पॉलिटिकल सिचुएशन क्या देख रहे हैं? क्या अगर पीटीआई नहीं है तो मौलाना साहब वहाँ पर स्ट्रेंथ अभी भी रखते हैं, या आप समझते हैं कि माहौल कम हुआ है पीटीआई पार्लियामेंटेरियन बनने के बाद? देखिए, मेरे ख्याल में पीटीआई और पीटीआईपी दोनों आर्टिफिशियल है। यहाँ पे जो नेचुरल है वो हम हैं, जो एक कॉम्परस जमात 100 साल से यहाँ पे सियासत कर रहे हैं, या जमीयत उलमा इस्लाम है जो जमीयत उलमा हिंद का एक तसलसल लेकर आए हुए हैं। तो यहाँ पे अगर आप इलेक्शंस को खुला छोड़ दें, आवाम के लिए छोड़ दें, तो मेरे ख्याल में इन दो पार्टीज का मुकाबला होगा। अदरवाइज जो हालात चल रहे हैं तो मेरे ख्याल में पीटीआईपी भी एक पोजीशन में आ सकती है, इलेक्टेबल्स चले गए। और पीटीआई का तो मैं पहले से कहता हूँ कि इनका तो ना कुछ था ना कुछ है, जबरदस्ती का कुछ बना के दिया गया था। 10 साल की हुकूमत बहुत बड़ी चीज होती है, 10 साल की हुकूमत में बैठा के एक आर्टिफिशियल चीज बना लिया गया। इधर अभी मैदान में कुछ नहीं है, यही 100, 200, 1000, 2000 बंदा पूरे सूबे में, ये कोई तादाद नहीं है। लेकिन अमल साहब, आप ये जो आर्टिफिशियल जमात की आप बात कर रहे हैं, आप समझते हैं कि ऐसा माहौल पंजाब के अंदर भी मौजूद है? पंजाब का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे ख्याल में पंजाब में तो इनको बहुत सख्त किया हुआ है। जो पंजाब में इनके साथ हो रहा है सही काम जो हो रहा है, बदकिस्मती से पुख्तनख्वा में वो नहीं हुआ, मेरा ये गिल है। तो पंजाब में तो बिल्कुल ठीक हो रहा है जो हो रहा है इनके साथ। लेकिन सर, हमने देखा कि जब जरदारी साहब, अब ये सवाल तो जो है वो पीपल्स पार्टी का बनता है, लेकिन बतौर सीनियर सियासतदान अगर आपके सामने ये सवाल रखूं कि जरदारी साहब जब खैबर पख्तूनख्वा में आए तो उन्होंने वाज़े तौर पर कहा कि पीटीआई के साथ इत्तेहाद नहीं हो सकता। कुंडी साहब का अगर कल का बयान आपने देखा हो तो उन्होंने पीटीआई को दावत दी है कि वो इत्तेहाद करें। आपको खैबर पख्तूनख्वा में सियासी माहौल ये नज़र आ रहा है कि पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ जो है वो आपस में हाथ मिलाने जा रहे हैं? नहीं जी, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, तो लेकिन इस वक्त आपकी भी मुलाकात हुई थी, हमने देखा कि पीपल्स पार्टी की क़यादत के साथ। तो सर, आप बताएंगे कि क्या किन शराइत पर आपने कोई फैसला भी किया है पीटीआई अपना पीपल्स पार्टी के साथ मिलके चलने का, और कहाँ कहाँ इत्तेहाद होगा, सीट एडजस्टमेंट होगी, क्या मामला तय पाए हैं एएनपी? जी नादिर भाई, हमारी मुलाकातें, मेरी तो ज़ाती मुलाकात जरदारी साहब और बिलावल भाई से हुई थी। बहुत टाइम हुआ था, हम नहीं मिले थे, तो हम मिले थे। और उसमें ऑब्वियसली जब सियासतदान बैठते हैं तो आपस में सियासत पे ही बातचीत होती है। इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है ज़मीनी, तो हम माइनस पीटीआई, ये मैं वाजे कर दूं, माइनस पीटीआई, हम जीयूआई के साथ भी बैठे हैं, हमारी बैठक हुई है और हो रही है। हमारी मुस्लिम लीग के साथ भी हो रही है, हमारी पीपल्स पार्टी के साथ भी हो रही है, हत्ता कि हमारी जमात इस्लामी और पीटीआईपी के साथ भी हो रही है। तो देखेंगे जहाँ जहाँ पे जो सेटिंग हो सके इंशाल्लाह वहाँ पे। अभी कोई फाइनल बना नहीं, तो जब जो चीज़ एक फाइनल होगी तब आपके सामने पेश करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन अमल साहब, हमने जो मुख्तलिफ जमातें हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड की मुल्क में बड़ी बात हो रही है, आपने भी देखा होगा। अवामी नेशनल पार्टी सर मुतमईन है, सिक्योरिटी की सूरत हाल हो या फिर दीगर मामलात हो, लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से एएनपी को कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं? नादिर भाई, पाकिस्तान में सबसे पहले तो एक फील्ड मिल जाए ना, बस मेरे ख्याल में जमहूरी कुव्वतों के लिए ये बहुत बड़ी बात है। लेवल प्लेइंग फील्ड इधर तारीखी बात है कि मेरे ख्याल में यहाँ पे वो अभी नामुमकिन है। एक फील्ड मिल जाए जिसमें हर जमहूरी निज़ाम कोशिश करे और एक पार्लियामान है। बाकी देखिए, हर सतह पे हर पार्टी के लिए कहीं ना कहीं इस फील्ड में मुश्किल है, और हमारे लिए भी इस तरह है। और वो हमारी जो मुश्किलात है वो मेरे ख्याल में इनमें से किसी की भी नहीं है कि हम आज भी दहशतगर्द के निशाने पे है, लेकिन फिर भी फील्ड है तो इंशाल्लाह मैदान सजेगा। ये जो सारी सूरत हाल है इस वक्त सिक्योरिटी की, आपने इस सारी सूरत हाल में जो एएनपी को सिक्योरिटी के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात हैं या इंतज़ामिया के हवाले से कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो आपने इलेक्शन कमीशन के सामने ये मामला रखा है कि एएनपी को ये तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इनको दूर किया जाए? जी जी, हमारे मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी साहब जी इलेक्शन कमीशन में जाके उधर अपने मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ात दे चुके हैं। और इसके बावजूद भाई मैं अदलिया तक पहुंच चुका हूं, मैं हाई कोर्ट गया हूं, मैंने सुप्रीम कोर्ट को रुजू किया है, हर दर पे गया हूं कि जो पिछला अभी जो हालात है सिक्योरिटी के, ऑब्वियसली ये हालात एक अमल के जवाब में है। वो अमल क्या है? वो अमल है रिकॉन हुआ है जी। देखें, सूबे में 40,000 दहशतगर्दों को ला के सेटल कराया गया है। उसी अमल में 102 दहशतगर्दों को जेल से रिहा किया गया है, और ये बहुत बड़े दहशतगर्द थे। इसमें स्वात का बुचर ऑफ स्वात जिसको कहा जाता था, मुस्लिम खान था मेरे ख्याल में, वो भी इसमें था।
जिसने APS का वाकया किया था, इन सबको रिहा किया। मैं इनके खिलाफ अदालत भी गया हूँ, लेकिन आपको पता है पाकिस्तान है, यहाँ पे जोरावर लोगों से पूछना मेरे ख्याल में फिर थोड़ा मुश्किल होता है। तो हमने हर जगह पे अपनी बात की है, रखी है और आइंदा भी रखेंगे। लेकिन सर हमारी गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा से बात हुई थी और उन्होंने कुछ इलाकों का नाम भी लिया था, जैसे लकी मरवत, डेरा इस्माइल खान, इस तरह के इलाकों के उन्होंने नाम भी लिए थे कि वहाँ पर शायद इंतखाबी मुहिम चलाना मुश्किल हो। तो आपको कौन कौन से इलाके आप बता सकते हैं कि जहाँ पर आप समझते हैं कि आपको इंतखाबी मुहिम चलाने में मुश्किलात हैं और आपकी नज़र में वो इलाके इंतहाई सेंसिटिव हैं? देखें भाई, इस तरह तो अगर आज के हालात देखें तो बलूचिस्तान और पुख्तनख्वा पूरा ही सेंसिटिव है और कहीं भी कुछ भी हो सकता है। ऐसे कोई एश्योरेंस नहीं है कि मिसाल पिशार ठीक है या चारसद्दा ठीक है या क्वेटा ठीक है। जो हालात है पुख्तनख्वा और बलूचिस्तान, एनी टाइम कहीं भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन फिर इसमें मज़ीद ऐसे इलाके हैं जो इंतहाई सेंसिटिव है, जिस तरह हमारा अर्स्ट वाइल्ड फाटा जो अभी पुख्तनख्वा में मर्ज हो गई है, वज़ीरिस्तान से लेके बाजौड़ तक, उन इलाकों में हमारे लिए कैंपेन करना मुश्किल तो मुश्किल नामुमकिन हद तक पहुंच चुका है। इस तरह जनूबी अजला हमारे आप देखें, DI खान हो गया, जिस तरह आपने फरमाया लकी मरवत हो गया, इस तरह आप देखें स्वात हो गया, बुनेर हो गया। तो हमारे बेशतर इलाके ऐसे हैं जहाँ पे टेररिस्ट मौजूद हैं और वहाँ कोई भी कुछ भी हो सकता है। तो सर आप समझते हैं कि वहाँ पर मरहलावार इंतखाबात हो? हमने पीपल्स पार्टी और नून लीग से बात की थी तो फारूक नायक साहब ने कहा था कि मरहलावार एक ऑप्शन जो है वो हो सकता है। तो आप समझते हैं कि जो सेंसिटिव इलाके हैं वहाँ पर मरहलावार इंतखाबात हों? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। देखें जी, अगर मरहलावार भी करें तो और वो उनको भी आपने मौका दे दिया। पुख्तनख्वा का इलाका अगर आप सोचें तो आप अगर एक मरहले में कन्फाइंड इलाके का इंतखाब करेंगे तो वो लोग भी उसी कन्फाइंड इलाके को टारगेट करेंगे। तो आई डोंट थिंक सो कि मरहलावार इंतखाबात इस मसले का कोई हल है। तो सर इस वक्त दो मुख्तसर सवाल होंगे आपसे कि आपको याद होगा कि लाहौर हाई कोर्ट में तहरीक इंसाफ ने दरख्वास्त दायर की थी, जो मामला फिर सुप्रीम कोर्ट में टेकअप हुआ। तो उस वक्त ये तासुर दिया गया कि शायद तहरीक इंसाफ जो है वो इंतखाबात में ताख़ीर चाहती है। अब ये इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद फिर तहरीक इंसाफ ने ये ऐलान किया है कि वो अदालत से रुजू करेंगे। तो आपको कोई खदशा तो नहीं है कि ये मामला जो है वो लंबा चलेगा और इंतखाबात में ताख़ीर हो सकती है? आपको कोई खदशा है सर? भाईजान, पाकिस्तान में हमारे ऊपर चीफ जस्टिस साहब ने पाबंदी लगाई है ऐसे सोच और खदशा रखने की भी। तो कल को कोई नादर भाई मैं और आपको वो फाइज ईसा साहब ना बुला ले, लिहाजा ऐसे खदशे नहीं रखते इंशाल्लाह। नहीं सर, हम चाहते हैं कि इलेक्शन हो, इसी कोर्ट का फैसला, लेकिन सर तहफ़्फ़ुज़ात तो हो सकते हैं ना। लेकिन चलें, लेकिन इस वक्त अगर आप देखें तो जैसे हमने शुरू में जिक्र किया कि नेशनल अवामी पार्टी थी, पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन बनी। आप समझते हैं कि PTI का केस जो है वो मुख्तलिफ है, हम इनको कंपेयर नहीं कर सकते उन जमातों के साथ? बिल्कुल जी, इनका तो बिल्कुल एक मुख्तलिफ केस है। देखिए, एक तो वो पार्टीज जो थी उनके हालात जो थे और उस वक्त जो सब कुछ चल रहा था, आप वो देखें, वो तो पब्लिक सपोर्टेड पार्टीज थी, फ्रॉम द पब्लिक। ये तो देखें पार्टी हेलीकॉप्टर और जहाज़ों से भरे के पार्टी बनी, हुकूमतें पिंकी और गोगी ला के हुकूमतें बना के दी गई। वो किरदार याद करें, ये तो स्टेट का एक ड्रामा था। वो उस पर जियो ने एक बहुत अच्छी मूवी बनाई थी, वो जिसमें वो कैरेक्टर था मंगू और वो सब, और वो सब हमें याद रहना चाहिए। और इनके साथ मेरे ख्याल में ये तारीख का बदतरीन दौरानिया PTI का है और इसके इफेक्ट्स भी मेरे ख्याल में 20 साल तक रहेंगे। बेहतर है इसको जितना जल्दी, मैंने ये बहुत पहले कहा था कि ये गंद है और इस गंद का जल्द अज जल्द सफाया होना चाहिए। लेकिन सर एक आखिरी सवाल है मलवली खान साहब, कि आपको याद होगा कि 2013 के इलेक्शन के बाद 4 हलकों की बात हुई, 35 पंक्चर की बात हुई, फिर धरने हुए। अब 2024 में जो इंतखाबात होने जा रहे हैं उनमें फिर तहरीक इंसाफ को जो आरोज़ हैं उन समेत मुख्तलिफ तहफ़्फ़ुज़ात और ख़दशात हैं। तो इस माहौल में अगर इलेक्शन हो जाते हैं तो फिर पोस्ट इलेक्शन जो सिनारियो है वो आप क्या देख रहे हैं? तहरीक इंसाफ खामोश बैठेगी या फिर वो माजी की तरह आपको माहौल कोई नज़र आ रहा है? भाईजान, मैं फिर दोहराऊंगा ना, माजी में तो उस वक्त तो लोग थे और पीछे DGC साहब थे और इदारे थे और उधर खाने भेजे जाते थे और सब कुछ होता था। अभी तो PTI मुर्दा है, मुर्दे से आप क्या उम्मीद रखेंगे? तो मतलब इलेक्शन के बाद आप समझते हैं कि सियासी इस्तेहकाम आएगा?
मैं उम्मीद रखता हूँ कि इंशाल्लाह आएगा। इस गंद का सफाया हो जाए पाकिस्तान में, फॉर द टाइम बिंग इस्तेकाम आ जाएगा। ठीक है अमल वली खान साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम निकाला। नाजरीन, यहाँ पर हम एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जो तहरीक इंसाफ के जिन तहफ़्फ़ुज़ात और एतराज़ात की हमने गुफ्तगू की उसी पर हम बात करेंगे। नईम हैदर पंजोता साहब हमें ज्वाइन करेंगे। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। नाजरीन, अमल वली खान साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, जो ख़ास तौर पर PTI के हवाले से उन्होंने गुफ्तगू की, और ANP को जो खैबर पख्तूनख्वा में चैलेंजेस दरपेश हैं उस हवाले से भी उनकी गुफ्तगू आपने सुनी। लेकिन अभी जो नॉमिनेशन पेपर जमा कराने के हवाले से या ओवरऑल जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तहफ़्फ़ुज़ात और ख़दशात हैं उसी पर हम बात करेंगे। नईम हैदर पंजोता साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया नईम साहब। इस वक्त अगर आप देखें तो जो नॉमिनेशन पेपर जमा कराने का वक्त था वो तो ख़त्म हो गया। हमने देखा कि मुख्तलिफ वीडियोज़ भी थी सोशल मीडिया पर कि आपके उम्मीदवारों से नॉमिनेशन पेपर जो हैं वो छीने जा रहे हैं। आप बताएंगे कि जो तमाम उम्मीदवार थे तहरीक इंसाफ के, उन्होंने नॉमिनेशन पेपर जमा करा दिए हैं या अभी भी आपके खदशात बरकरार हैं और कई उम्मीदवार जो हैं वो नॉमिनेशन पेपर जमा कराने से रह गए? बहुत शुक्रिया जी, बड़ी नवाजिश, बड़ी मेहरबानी। नहीं जी, अभी भी सिलसिला यही है और आज भी पेपर्स जो हैं वो तमाम उम्मीदवारों के जमा नहीं किए गए। और आप देखें कि शेड्यूल जो था 4-5 दिन का था जिसमें ये जमा करवाने थे, और पहले दिन से लेकर आज तक जितनी गिरफ्तारियां हुई, जितने लोग अगवा किए गए, जितने हमारे तईद कुरिंदे, तजवीज़ कुरिंदे, और उसके साथ साथ जो वकील अटॉर्नी के जरिए जाता था उस वकील को भी उठा लिया जाता था। ऐसी मिसालें पूरे पंजाब के, पूरे पाकिस्तान के अंदर हर जगह पे है और हर जिले में, हर तहसील में यही सिलसिला रहा है। जिस उम्मीदवार के बारे में पता चलता था कि ये उम्मीदवार उस हल्के से इलेक्शन लड़ना चाहता है, फॉर एग्जाम्पल एक हल्के से 5 लोग PTI से इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, तो रात को बाकायदा क्रैकडाउन किया गया, उनके घरों में छापे मारे गए, उनको अगवा किया गया, लोगों के घर तोड़े गए, और फिर इसी तरह से इतना खौफ हरासा फैलाया गया, लोगों को कॉल्स की गई कि आप पेपर जाकर जमा ना करवाएं। आज भी अगर बात की जाए हमारे पेपर्स की, हद तक दार हुसैन पंजोता के पेपर 4:30 बजे से पहले हम RO ऑफिस पहुंच गए, लेकिन उनके पेपर जमा नहीं हो सके। और अभी RO साहब आ ही नहीं रहे और उनको फोन बार बार उनके ऑफिस से भी किया जा रहा है और वो कहते हैं जी कि हमने जो पेपर लेने थे वो ले लिए, तो लिहाजा आज लिस्ट भी जारी कर दी है। अब देखें, बात यह है कि अगर आपने 5 दिन का टाइम दिया है तो दिन में जो नोटिफिकेशन निकाला गया था इलेक्शन कमीशन की तरफ से वो यही था कि इसके अंदर ना इतवार होगा, ना हफ्ता होगा, ना जुम्मा होगा, कोई भी डे नहीं होगा, हर डे जो है वो वर्किंग डे होगा। और 12 बजे रात तक जो है दिन का टाइम होता है। अगर देखा जाए तो आज वैसे तो इतवार है, लेकिन हाई कोर्ट्स भी इसी वजह से खुली हैं क्योंकि जितनी मुश्किलात इन्होंने पैदा की हैं। अगर ऑनलाइन सिस्टम कर लिया जाता इलेक्शन कमीशन की तरफ से तो घर बैठे लोग दे सकते थे। सिर्फ ये सिस्टम ही इसलिए किया गया कि उन DROs, जो इंतजामिया, जो DC, जो AC, वो लोग हैं जिन्होंने MPU के तहत लोगों को उठाया है और गिरफ्तार किया है, वो आज भी उन्हीं के जरिए पेपर जमा करवाने के लिए ये इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो हदायत थी उसमें इतनी प्रॉब्लम्स आई। और अगर ये तरीकाकार इन्होंने ठीक करना था तो मेरा ख्याल में से सबसे बेस्ट जो ऑप्शन था वो ये था कि ये ऑनलाइन कर लेते ताकि लोग अगवा से भी बच जाते। मोहन्ना सलाई की वालदा के साथ भी ये बदतमीजी ना पेश आती, परवेज इलाही के वकील को ना अगवा किया जाता जिसको अभी तक नामालूम मुकाम पे रखा गया है, पता ही नहीं है। अमर सईदान की बात कर रहा हूं जो कि एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के। इसी तरह से मैं जरताजगुल के जो वकील गए थे उनको भी इसी तरह से अगवा कर लिया गया, पहले एक ग्रुप को, फिर दूसरे को, फिर तीसरे ने जाके बड़ी मुश्किल से पेपर जमा करवाया। हाफिज फरद के पेपर जमा करवाने लेकिन नहीं साहब, इस वक्त अगर आप देखें तो जो बल्ले का निशान वापस लेने के हवाले से मामला है, बल्ले का निशान वापस कितना आपको उम्मीद है कि आपको वापस मिल जाएगा? आपकी मुलाकातें भी हुई हैं, आपके मुशावरती इजलास भी हुए होंगे, तो क्या PTI के अंदर क्या राय है? क्या कानूनी मुशावरत के बाद आप उम्मीद हैं कि आपको बल्ले का निशान वापस मिल सकता है? देखिए, बल्ले के निशान इंशाल्लाह हमें वापस मिलेगा, क्योंकि इंटर पार्टी अगर इलेक्शन की बात की जाए, हमने अपने आइन के मुताबिक पहली दफा भी करवाया, दूसरी दफा भी करवाया। और इलेक्शन कमीशन की बदनीति जो है, या जो निगरान सेटअप है, या जो अदालतों से हमें जिस तरह से ट्रीट किया गया है खान साहब के केसेस के हवाले से, तो हमें पहले ही एक्सपेक्ट था कि इलेक्शन कमीशन ये करेगा। चाहे डिस्क्वालिफिकेशन का मामला हो इमरान खान साहब की, चाहे कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला हो, हालांकि इलेक्शन कमीशन जो है वो कमीशन है, अदालत नहीं है, या फिर इंटर पार्टी इलेक्शन के हवाले से बल्ले का निशान छीन कर आप कैसे कहेंगे कि ये इलेक्शन जो है ये फ्री एंड फेयर? एक सबसे बड़ी जमात, उसके जो वोटर्स हैं उनको आप हक ही खत्म कर रहे हैं कि वो एक जो राइट टू एसोसिएशन है आर्टिकल 17, जिसके मुताबिक हर जो पाकिस्तान का शहरी है वो एसोसिएशन कर सकता है, और एक जमात कोई के साथ मुंसलिक होना
उसकी जो है नुमाइंदगी या उसकी जो है वो शनाख्त, उसको अगर आप खत्म करते हैं तो कैसे आप मुल्क के अंदर जो है आइन की बालादस्ती जो है वो कर सकते हैं। आइन हमारा बड़ा वाज़ेह है, इलेक्शन एक्ट बड़ा वाज़ेह है, जिसमें कहीं पे नहीं लिखा कि आप किसी से उसका निशान छीन सकते हैं, कहीं पे नहीं लिखा कि आप किसी पार्टी को जो है इलेक्शन में हिस्सा लेने से रोक सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें हमारे ऊपर कदगन तो नहीं है पीटीआई के ऊपर, लेकिन एक टेक्निकल तरीके से बल्ले का निशान लेकर लोगों के अंदर एक ऐसी मायूसी पैदा करने की जो कोशिश की गई है उसको नाकाम बनाएंगे इंशाल्लाह। हम इरादा रखते हैं कि लेकिन नहीं साहब, इस वक्त अगर आप देखें तो इत्तेहाद की बड़ी बातें चल रही हैं। अगर आप इसकी कोई तस्दीक या तरदीद कर दें तो आज खबरें भी आपने देखी होगी कि पीपल्स पार्टी ने तहरीक इंसाफ को दावत दी है इत्तेहाद की या शामिल होने की, कुछ आपके रहनुमाओं को। तो ऐसा कोई बाज़ाब्ता तौर पर राब्ता हुआ है पीपल्स पार्टी की तरफ से या किसी जमात की तरफ से? देखें, बात यह है कि अगर राब्तों की बात की जाए तो इमरान खान साहब का मैं बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ दे देता हूँ आपको। हमेशा हमने पूछा कि कोई अलायंस या कोई किसी के साथ इत्तेहाद की बात, तो खान साहब ने कहा कि देखें अगर कोई बात किसी जगह के ऊपर भी होगी ना तो यही होगी फ्री एंड फेयर इलेक्शन के हवाले से, मुकर्रर वक्त के ऊपर इलेक्शन के हवाले से, और इसके अलावा कोई किसी के साथ उन्होंने कोई इस तरह की बात की तरफ जो है वो तायद नहीं की। दूसरी बात ये रही कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से वो चाहते हैं, और जो आपने पहले भी बात की है, इससे पहले कुंडी साहब ने जो बयान दिया था कि हमारा दुश्मन एक है और हम दावत देते हैं, या कोई इस तरह की उनकी स्टेटमेंट आई थी तो मिलकर चलना चाहते हैं, तो मैं उनकी हद तक भी ये कहूंगा कि अच्छी बात है कि उन्होंने इस तरह का जो है हमारे लिए कमेंट पास किया। लेकिन अगर दुश्मनी की बात की जाए कि हमारा दुश्मन एक है, तो मेरा ख्याल में अगर वो ये बयान देते ना कि मुल्क के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन और बुनियादी इंसानी हकूक की जो खिलाफवर्जियां हो रही हैं और इसको बंद किया जाए, और आवाज उठाते, इस मुल्क की आवाम के लिए आवाज उठाते, चाहे वो पीपल्स पार्टी से था, चाहे वो पीटीआई से था, चाहे वो नून लीग से था। अगर एक जमात को प्रोटोकॉल हासिल है तो पीपल्स पार्टी जो है उसको तो कोई इस तरह से उनके ऊपर कदगन नहीं है कि वो जलसे ना करे। क्या किसी एक जो है रहनुमा ने ये कहा है कि इनको जलसों की इजाजत दी जाए या अगवा इनको क्यों किया जा रहा है? कोई अगर बोला भी है तो इंडिपेंडेंट हैसियत। लेकिन नईम साहब, यहाँ पर एक चीज ये भी बताइएगा, कानूनी तौर पर आपसे मैं राय लेना चाहूंगा। क्या एक दरखास्त आपकी नज़र से गुजरी होगी जो कि मेरे सामने भी मौजूद है कि हम अवाम पाकिस्तान पार्टी ने जो आपका बल्ले का निशान था वो लेने के लिए इलेक्शन कमीशन से रुजू कर लिया है, तो कानूनी तौर पर ये मुमकिन है कि बल्ले का निशान किसी और को मिले अगर तहरीक इंसाफ से वापस लिया गया है? तो देखें, बल्ले के निशान की अगर बात की जाए तो इंशाल्लाह बल्ले का निशान पीटीआई का है, और अगर ये मंसूब करते हैं ना कि बल्ले का वोट है तो वोट इमरान खान का है, वोट कप्तान का है, लोग उसके विजन के साथ खड़े हैं। बल्ले के अंदर विजन नहीं है, इमरान खान के अंदर विजन है, उस विजन के साथ खड़े हैं। तो ये बल्ला जो है उसको ये समझ रहे हैं कि बल्ला छीन के ये जो है इमरान खान के वोट में कमी आ जाएगी या लोग उसको चाहना छोड़ देंगे, तो लोग दिलों में बस चुके हैं। एक आपने देखा होगा कि एक अदाकार किसी और जमात को मिल सकता है नईम साहब, किसी और जमात को मिल सकता है बल्ले का निशान? देखिए, बल्ले का निशान किसी और जमात, तमाम जमातें हैं मेरा ख्याल में, उनको निशान जो है मेरा ख्याल में तमाम जमातों को अलॉट हो चुके हैं। और जो बल्ले के निशान की बात है वो मैं तो नहीं समझता कि किसी और को मिलना चाहिए या मिलेगा, क्योंकि इससे पहले हम जा रहे हैं बिल्कुल 26 तारीख को हाई कोर्ट में पेशावर, और इंशाल्लाह वहां से हमें पूरी उम्मीद है कि हमें जो है कानून के मुताबिक जो है वो हमें हमारा हक मिलेगा। एक आखिरी सवाल कि बल्ले का निशान अगर नहीं मिलता, आप अदालतों से रुजू भी करेंगे, तो क्या आप आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ेंगे या फिर पार्टी के अंदर कोई इंतखाबात के बाइकाट पर भी गौर हो रहा है या किसी ने राय दी है? देखिए, ना बाइकाट पे गौर हो रहा है, ना किसी और निशान पे गौर हो रहा है। इस वक्त बात यही है कि बल्ले का निशान देना चाहिए, और अगर ऐसी सूरत हाल बनती है तो फिर कोई और निशान, एक निशान होना चाहिए जो भी हो, लेकिन उससे पहले हम अदालत से पूरी अपनी तवक्को रखते हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि बल्ले का निशान हम लेकर आएंगे और अवाम के अंदर जो मायूसी पैदा की गई है वो खत्म होगी, और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तरीके के साथ भरपूर तरीके से मैदान में उतरेगी। लेकिन इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद था नईम साहब, जो फ़ायज़ ईसा साहब ने दिया फैसला, रात को जो वो देर तक बैठे भी रहे, उसमें उन्होंने हाई कोर्ट्स के हवाले से भी बड़ा वाज़े जो है वो एक तरह से अगर हम देखें तो वो पैगाम चला गया। तो आप समझते हैं कि आप अगर हाई कोर्ट से जाते हैं तो वहाँ पर आपको रिलीफ मिलेगा? और दूसरा, हाई कोर्ट आप क्यों जा रहे हैं, पेशावर हाई कोर्ट? आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट भी जाने का इरादा रखते हैं हाई कोर्ट से अगर आपको रिलीफ नहीं मिलता तो?
देखिए, जो फैसला होता है ना जी इलेक्शन कमीशन का, उसका जो पहला फॉरम है ना वो है हाई कोर्ट। डायरेक्टली भी सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है। लेकिन क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर आपको पता है कि इमरान खान साहब की, मैंने आज कोई 15 ऐसे केसेस के बारे में जिक्र किया जिनमें नाइंसाफियां की गई, तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि जो कानून है उसके मुताबिक हमारे साथ ट्रीट किया जाए। आपने देखा कि साइफर की जो बेल है ट्रायल कोर्ट ने खारिज की, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अमर फारूक साहब के पास गई और उन्होंने जो ऑब्जर्वेशन दी उन्होंने डेथ सेंटेंस की और 14 साल की दी। वही मामला जब सुप्रीम कोर्ट में गया तो उन्होंने कहा जी कि साबित ही नहीं होता कि किसी और मुल्क को फायदा हुआ है इस साइफर से। साइफर क्योंकि उन्होंने कहा कि डी कोड हो गया, तो वो जब डी कोड हो गया तो सेक्शन 5 जो है उसका इतलाक ही नहीं होता, लिहाजा उन्होंने इस बात की तरदीद कर दी कि ये केस इस तरह का है जो बन ही नहीं पा रहा, जो कि झूठा केस है। तो उससे आप अंदाजा लगा लें कि किस तरह वो एक्सपोज हुआ है सारा सिस्टम नीचे तक। तो हम फिर उसके बाद क्या कोई ऐसी तवक्को है जब आप इमरान खान को अगवा किया जाता है और आप ये कहें कि उसकी गिरफ्तारी जो है कानूनी है, तो फिर ऐसी मिसालों के बाद कोई ऐसी मिसाल बचती है तो फिर हम इसलिए ज्यादा हमारी कोशिश होती है कि लाहौर चले जाएं, पेशावर चले जाएं। तो पेशावर का इरादा रखती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मजीद अगर तब्दीली होगी तो आपके सामने आ जाएगी। लेकिन नईम साहब, एक आखिरी सवाल होगा मुख्तसर, ये कि जो खान साहब के हवाले से आपने बताया कि उनका पैगाम जो है इंतखाबात के हवाले से, ये पहले तो ये बताइएगा कि ये उन्होंने कब बातचीत की है आपके साथ, और दूसरा इस गुफ्तगू के बाद हम ये कह सकते हैं कि तहरीक इंसाफ इन इंतखाबात में किसी भी जमात के साथ इत्तेहाद नहीं करेगी? देखें, अगर तहरीक इंसाफ की बात की जाए, इत्तेहाद की बात की जाए, तो खान साहब बेहतर जानते हैं, बेहतर फैसला करने वाले हैं। कोई ऐसी जमात देखते हैं जिसमें वो समझते हैं कि ये ठीक है तो वो इत्तेहाद की तरफ जा सकते हैं, उनका अपना फैसला होगा। लेकिन अब तक की जो बात है उसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें खान साहब की तरफ से कोई इंस्ट्रक्शंस हों कि वो हम किसी के साथ इत्तेहाद करने जा रहे हैं। क्योंकि बात देखें ना कि इस वक्त मुल्क की सबसे मकबूल जो जमात है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। अगर मकबूल ना होती या नवाज शरीफ साहब इतने ही मकबूल होते तो नवाज शरीफ साहब ये कहते कि इमरान खान की बात को भी लड़ने का मौका दिया जाए। क्या आपने कोई ऐसी स्टेटमेंट देखी जिसमें उन्होंने दिलेरी का, उनका निशान तो शेर है लेकिन वो गीदड़ वाली जो है बातें या उनके एक्ट्स जो है ना वो चल रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर वो शेर असल में शेर थे तो उनका चाहिए था कि भाई आए सियासी मैदान में मेरा मुकाबला करें, मैं तैयार हूँ। यहाँ पर जलसे वो नहीं कर पा रहे क्योंकि उनकी मकबूलियत जीरो हो चुकी है। 70% जलसा जो है हॉल खाली रहा जब मरीम नवाज गुजरात में गई। तो इस तरह की पोजीशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ इनके पास ऑप्शन है वो धांधली का है, वो DROs लगा के हो, लोगों को पेपर ना जमा करवा के हो, अगवा करके हो, बल्ले का निशान छीन के हो, इमरान खान साहब को डिस्क्वालीफाई करके हो, उनको जेल में डाल के हो, लोगों को जेल में डाल के हो, किसी तरीके से ये चाहते हैं कि मसनद के ऊपर बैठे। लेकिन आपने देखा कि ये माजी में अगर देखा जाए तो 1971 में मुजीबुर रहमान साहब वो उनके खिलाफ भी इसी तरह से चाह रहे थे कि भुट्टो साहब जीतें और 161 जो है सीटें ली थी उस वक्त, हालांकि उनके मुखालफ था, पूरी स्टेट मुखालफ थी, उसके बावजूद उन्होंने इसी तरह जो है उसके बाद भी आपके सामने मिसालें हैं। और अगर रीसेंट मिसाल देखी जाए तो ज़िमनी इंतखाबात जो पंजाब के अंदर हुए जिसमें 20 सीटों के ऊपर इलेक्शन हुआ और 15 सीटें जो है इमरान खान साहब ने जीती। ये कब हुआ? रजीम चेंज के बाद हुआ, जब इमरान खान साहब की हुकूमत जो है हटा दी गई उसके बाद हुआ। तो ये चीजें जो है ना अवाम को कंट्रोल नहीं कर सकते क्योंकि अवाम जो है वो चाहती है खान को। ठीक है नईम साहब, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। नईम हैदर पंजोता साहब की गुफ्तगू। यहाँ पर हम एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जो पीपल्स पार्टी के रहनुमा मुस्तफ़ा बलोच साहब हैं वो हमें ज्वाइन करेंगे और पीपल्स पार्टी का हम मौक़िफ़ जानने की कोशिश करेंगे, खासतौर पर जो इत्तेहाद की बातें हो रही हैं और जो पीपल्स पार्टी ने माजी में हमने देखा, माजी करीब में जो लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से बात की, उस हवाले से में हम बलोच साहब से गुफ्तगू करेंगे कि पीपल्स पार्टी कहाँ कहाँ और किस किस जमात के साथ इत्तेहाद का और हाथ मिलाने का इरादा रखती है। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद नाज़रीन। अहमद वली खान साहब और नईम हैदर पंजोता साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। इस वक्त पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ जानने की हम कोशिश करेंगे और मुस्तफ़ा अब्दुल्ला बलोच साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया बलोच साहब। इस वक्त अगर आप देखें तो एक सियासी जमात के खिलाफ जो इलेक्शन कमीशन का फैसला है, हमने देखा है कि पीपल्स पार्टी का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है और इंतकामी सियासत और इंतकामी कार्रवाइयों के हवाले से पीपल्स पार्टी का एक बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ भी रहा है। इस वक्त जो तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान वापस लेने का फैसला है, पीपल्स पार्टी समझती है कि इंतखाबात से कबल इस फैसले से एक जमात को जो है वो दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही है, जो इल्ज़ामात या जो दावा तहरीक इंसाफ के रहनुमा कर रहे हैं।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो पीपल्स पार्टी का जो मौक़िफ़ हमेशा से रहा है कि वो चाहती है कि इलेक्शंस में हर जमात को फेयर चांस मिलना चाहिए। लेकिन इसका पस मंज़र में अगर आप जाएँ तो आपको पता चलेगा कि इन मामलात के पीछे जो एक ज़िद और अना की सियासत थी, एक इंतशार की सियासत थी, जिसने इस नहज तक इस पार्टी को ले आई कि आज चारों तरफ से इनके लिए रास्ते बंद हो रहे हैं। और ये किसी ने साज़िशी तौर पे नहीं किया है। यहाँ तक पहुँचने में इनके कायद, इनके लीडर इमरान खान साहब का ही किरदार है। उन्होंने ही अपने वर्कर्स को इश्तियाल अंगेज़ी की तरफ रुझान दिलाया, उन्होंने ही इदारों से तसादुम की तरफ उनको उलझाया और उन्होंने यहाँ तक लेके आए कि आज उनकी पार्टी को ये मुश्किलात फ़ेस करने पड़ रहे हैं। आज वो तो शायद जेल में सहूलियात फ़राहम हो रही होंगी उनको, वो शायद सुकून नहीं, से फिर भी लेकिन वहाँ बलूच पे रह साहब रहे आप होंगे। अगर माजी में लेकिन वहाँ देखें, अगर बलूच साहब अगर आप माजी में देखें तो ये तो पीपल्स पार्टी इस मरहले से तो गुजर चुकी है। आपसे तलवार का निशान लिया गया, आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन बनानी पड़ी। तो ये कब तक चलेगा आपकी नज़र में? देखिए, ये इस चीज़ को हम कोई इस पे हम कोई एप्रिशिएट नहीं कर रहे, चेरिश नहीं कर रहे इस चीज़ को कि ये किसी पार्टी के साथ हो रहा है। एज़ अ डेमोक्रेट हम चाहते हैं कि हर पार्टी को इलेक्शन लड़ने का हक होना चाहिए। लेकिन आपको ये भी याद होगा जब शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दी गई, तो उसके बाद पीपल्स पार्टी के कारकुनान ने कभी रेड लाइन क्रॉस नहीं की। उन्होंने तशद्दुद बर्दाश्त किए, उन्होंने ज़िया के कोड़े खाए, उन्होंने मुश्किलात बर्दाश्त की, लेकिन उन्होंने कभी तसादुम की तरफ नहीं गए। हमारे वर्कर्स और हमारे जो जाले हैं पीपल्स पार्टी के, उनमें इतनी सियासी तदब्बुर है और उनकी हमारी, क्योंकि हमारी लीडरशिप ने कभी हमें नहीं सिखाया। कभी हमारी लीडरशिप ने हमेशा कुर्बानियाँ दी हैं। कभी उन्होंने एहतजाज की तरफ हमें या तसादुम की तरफ हमें जो है वो प्रमोट नहीं किया है। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि खान साहब ने यहाँ तक तो पहुँचा दिया इनको, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि इनको एक फेयर चांस मिले तो अच्छी बात है, और ताकि कल को इलेक्शंस के बाद लेकिन ये बलूच साहब कोई अगर आप नया यहाँ पर देखें क्राइसिस तो ना पैदा हो। पीपल्स पार्टी के बयानात में जो है वो तजाद नजर आ रहा है। हमने ये भी देखा कि जरदारी साहब ने खैबर पख्तूनख्वा में कहा कि नहीं, पीपल्स पार्टी का पीटीआई के साथ इत्तेहाद नहीं होगा। फिर कुंडी साहब उनको दावत दे रहे हैं। अब वाकई पीपल्स पार्टी जो है वो तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेहाद करने जा रही है? कोई मुशावरत हुई है? क़यादत का क्या फैसला है? आप इस हवाले से कुछ बता सकेंगे कि ये तजाद क्यों है? देखिए, जरदारी साहब का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ज़ाहिर है पार्टी के पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के सदर भी हैं, और उनका जो मौक़िफ़ है ज़ाहिर है वही मौक़िफ़ समझा जाएगा। बाकी कुंडी साहब की भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन असली जो आप कहें कि जो पार्टी पॉलिसी है वो तो ज़ाहिर है जब बिलावल साहब या जरदारी साहब की स्टेटमेंट आएगी तो हम उसी को कंसिडर करेंगे। हम ये ज़रूर समझते हैं कि अगर कहीं किसी फोरम पे अलायंस कुंडी हो साहब तर्जमान तो है पार्टी शायद के। है, जैसे केपीके में मौलाना साहब को हम टफ टाइम दे सकते हैं, तो उस हवाले से ज़ाहिर है कुछ जगहों पे पॉसिबल है, हो सकता है, लेकिन अल्टीमेट फैसला तो ज़ाहिर है जरदारी साहब और बिलावल साहब करेंगे। लेकिन एक आखिरी सवाल होगा कि इस वक्त अगर आप देखें तो जो बलूचिस्तान का दौरा था और कुछ अहम रहनुमाओं ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत भी इख्तियार की, और रिसेंटली हमने देखा कि फैसल वाडा साहब की भी एक तस्वीर जो है वो रिलीज़ हुई, ऑफिशियली पीपल्स पार्टी ने वो जारी की। बता सकेंगे कि क्या पीपल्स पार्टी फैसल वाडा को भी पार्टी में लेने के लिए तैयार है, या वो मुलाकात किस तनाजुर में थी? देखिए, वावड़ा साहब की मुलाकात पहले भी रह चुकी है और अभी भी ये जो ऑफिशियल मुलाकात हुई है, कोई इन्होंने ज्वाइन तो नहीं किया है अभी, लेकिन आप देखें ना, एज अ सियासी वर्कर उनके पास भी ऑप्शंस तो उतने नहीं हैं। कराची में कराची बेस्ड पॉलिटिक्स वो करते हैं, तो जाहिर है उनकी पॉलिसी यही होगी कि कोई एक ऐसी पार्टी हो जो कराची में मजबूत हो। जैसे आपने देखा कराची में पीपल्स पार्टी मजबूत है, कराची में पीपल्स पार्टी का मेयर है, कराची में इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी आपको जनरल इलेक्शन में बड़े ज़बरदस्त रिजल्ट दिखाएगी। तो उनके पास ऑप्शन ही यही रह जाता है कि पीपल्स पार्टी ही ऑप्शन है वाहिद जो तो आप लेने के लिए तैयार हैं? पीपल्स पार्टी फैसल वाडा को लेने के लिए तैयार है? देखिए, पीपल्स पार्टी हर उस सियासी कारकुन को के लिए दरवाजे खुले रखती है जिसमें जिसने डेमोक्रेटिकली चीज़ों को चला हो, डेमोक्रेटिकली अपने आप को लेके चला हो, जिसने तसादुम की सियासत ना की हो। मेरे ख्याल में फैसल वावड़ा की एक क्रेडिट में ये चीज़ जाती है कि वो जब खान साहब तसादुम की सियासत कर रहे थे, तब उन्होंने किनारा कशी कर ली थी और काफ़ी हद तक खान साहब को इन चीज़ों से रोका भी था।
अब वो अनफॉर्चुनेट है कि वो खान साहब ने फिर भी कुछ दोस्तों के, उनके जो करीबी दोस्त थे फवाद चौधरी जैसे और शाह महमूद कुरैशी जैसे, जिनके कहने पर खान साहब ने तसादुम किया। लेकिन अगर फैसल वावड़ा या कोई भी ठीक है बलोच साहब, बहुत शुक्रिया सर। मुस्तफ़ा बलोच साहब की गुफ्तगू आपने, जैसे हमने शुरू में जिक्र किया कि नॉमिनेशन पेपर जमा कराने का वक्त जो है वो ख़त्म हो गया। अब इलेक्शन कमीशन कल से जो उम्मीदवारों के नॉमिनेशन पेपर्स हैं उनकी स्क्रूटनी का अमल जो है वो शुरू करेगी। अब देखें कि इस हवाले से फिर मज़ीद कौन सी खबरें जो है वो सामने आती हैं। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।